Good morning, all of you. So today we are discussing one of the basic topic of physics, and that topic is scalars and vectors. Okay. So see here, this is the second basic topic after unit, dimension, and measurement. And name of this topic is scalars and vectors. Okay. तो सबसे पहले तो इसका डिस्टिंग्विश समझ लो कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कहा जाता है और कौन से फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहा जाता है. द क्वांटिटी which having magnitude only is called as scalar quantity, while the quantity which having magnitude as well as direction is called as vector quantity. Okay, तो ये डेफिनेशन तो आपने 9th स्टैंडर्ड से स्टडी किया होगा. ओके, तो इट इज द जनरल थिंग. ओके, तो क्या मुझे आप स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल बता सकते हो? एनीवन? स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या रहेगा बताओ? कोई भी एक एग्जांपल देने की कोशिश कीजिएगा. विच इज द स्केलर क्वांटिटी? मास राइट आंसर है. मॉडल ने सबसे फर्स्ट आंसर दिया है मास. ओके, तो मास बहुत सारे क्वांटिटीज है जो स्केलर है. ओके, तो उसमें से मास को हम कंसीडर कर सकते हैं. एग्जैक्टली मास मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है. इसका मतलब क्या है वो समझ लो अच्छे से. सपोज ये एक मास मेजरिंग पैन है. ओके, मतलब मैं इसके ऊपर कोई भी चीज अगर रखता हूं तो उस चीज का मास आपको नीचे डिस्प्ले होगा यहाँ पर. ओके, जैसे आपको पता होगा, आप कोई भी अगर शॉप में जाते हो कुछ वेट मेजर करने के लिए, तो वहां पर वेट मेजरिंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर कुछ भी चीज रखो तो उसका आपको डिजिटल वे से रीडिंग मिल जाता है. ओके, तो यहाँ पर देखो आप, ये जो पैन है मास मेजरिंग, इसके ऊपर में आप ये पेन को रखने वाला. ओके, नाउ टेल मी हाउ मच मास इज शोन इन दिस डायग्राम. एक आइडिया बताओ कि इस पेन का मास कितना होगा. लगभग हम कंसीडर करते हैं कि इस पेन का मास 100 ग्राम या फिर 50 ग्राम होगा. मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मास रहेगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम ऐसा पकड़कर चलते हैं कि इस पेन का मास 50 ग्राम है. जैसे मैं पेन यहाँ पर रख रहा हूं तो आपको नीचे 50 ग्राम यहाँ पर दिखाई देगा. ओके, अब बताओ मुझे, इस पेन को मैं ऐसे उठाकर, ओके, अब इसका डायरेक्शन ऐसा करके मैं यहाँ पर पेन पर रख रहा हूं. बताओ मुझे अब आपको मास कितना दिखेगा? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कितना मास आपको इसके नीचे दिखाई देगा? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेम. ओके, कतार सिंह का कहना है कि सेम मास दिखाई देगा. ओके, सो इट इज द करेक्ट आंसर. ओके, मतलब पेन आप ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, कैसा भी रखो. ओके, मतलब मैं इस पेन का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो क्या इसके मास पर आपको जो डिस्प्ले होने वाला वैल्यू है वो चेंज होगा? डेफिनेटली नहीं होगा. ओके, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास ये स्केलर क्वांटिटी है. ये किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मास विच इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे ही होते हैं, ऑब्जेक्ट का आप डायरेक्शन कितना भी चेंज कीजिएगा उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है. सो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज. ओके, उसके बाद दूसरे क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं. डायरेक्शन डिपेंडेंट मतलब डायरेक्शन चेंज करने से उनका वैल्यू चेंज हो जाता है. ओके, तो वैसे क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं. वेक्टर क्वांटिटी का कोई भी मुझे एक एग्जांपल बताओ. वेक्टर क्वांटिटी का कोई भी एक एग्जांपल मुझे बताओ. कोई बता सकता है? फोर्स. फोर्स राइट आंसर है. गौरी ने सबसे फर्स्ट आंसर दिया है. फोर्स इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो देखो अब सपोज एक टेबल है. ओके, मेरे हाथ को मैं अलग अलग पैरामीटर से शो कर रहा हूं. पहले पैन था, अब मैं पैन को हटाकर इसे टेबल बना दिया. ओके, जस्ट कंसिडर. ओके, डिस्प्लेसमेंट भी राइट आंसर है आपका, लेकिन मुझे फोर्स ही चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, तो देखो अब ये एक टेबल है, टेबल पर मैंने एक ब्लॉक रखा है. ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहां से मैं इस डस्टर पर फोर्स अप्लाई करने वाला हूं. तो क्या हो रहा है इस डस्टर का बताओ? डस्टर डिस्प्लेस हो रहा है. ओके, समझ में आ गया मैंने क्या किया? डस्टर इस पोजीशन पर था और मैंने इसे फोर्स अप्लाई किया ऐसे डायरेक्शन में, तो ये डस्टर मूव होने लगा. ओके, अब मैं उतना ही फोर्स क्या कर रहा हूं, ऊपर से अप्लाई कर रहा हूं. क्या ये डस्टर मूव हो रहा है? बताओ, क्या ये डस्टर मूव होने वाला है?
डेफिनेटली नो। ओके, मतलब मैं डस्टर को ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ऊपर से अप्लाई कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि फोर्स, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंडेंट है ही, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डस्टर का कम या ज्यादा होने वाला है। मतलब फोर्स मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है, हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर उसका इफेक्ट डिपेंडेंट है, एज वेल एज फोर्स हम किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां पर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं फोर्स अप्लाई करने का, सच में यहां पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, सो इससे क्या शो होता है कि फोर्स ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। ओके, मतलब फोर्स इज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, दैट्स व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब कभी भी आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट आएगा स्केलर्स का और वेक्टर्स का, तो एट दैट टाइम ये दो एग्जांपल याद रखना, स्केलर रहा तो मास का और वेक्टर रहा तो फोर्स का। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्केलर्स और वेक्टर्स आपको क्लियर हो गया है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब स्टूडेंट को क्लियर हो गया स्केलर क्वांटिटीज कौन से होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कौन से होते हैं? ओके, तो इसका डेफिनेशन लिख लो जल्दी से आपके नोटबुक में, राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस। ओके, ये हमारा रेगुलर लेक्चर है तो आपको लिखना भी पड़ेगा, तो एक काम कीजिएगा, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट जहां तक आपने लिखा है उसके आगे 2-4 पेजेस को छोड़ दीजिएगा, 4-5 छोड़े तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि अगर उसका कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट रहा तो हम वहीं पर लिखेंगे। ओके, तो 4 या 5 पेजेस दोनों तरफ से छोड़ दो और उसके आगे न्यू टॉपिक का हेडिंग डालो जिसका नाम रहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, तो किया है सभी ने? बताओ डेफिनेशन। तो सबसे पहले स्केलर्स का डेफिनेशन लिखो। ओके, the quantity which depends on magnitude only, the quantity which depends on magnitude only, it's called the scalar quantity. Okay, the quantity which depends on magnitude only, it's called scalar quantity. Okay, और नेक्स्ट लाइन में वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, the quantity which depends on both magnitude as well as direction, the quantity which depends on both magnitude as well as direction is called vector quantity. Okay, तो ये फर्स्ट डिस्टिंग्विश रहेगा, डेफिनेशन रहेगा स्केलर क्वांटिटीज का और वेक्टर क्वांटिटीज का। इसके बाद देखिएगा आप स्केलर और वेक्टर में और एक बार हम डिफरेंस कर सकते हैं, मतलब और भी एक डिस्टिंग्विश का पॉइंट है, स्केलर क्वांटिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। जैसे ये पेन का मास हम आपको एक तो 50 ग्राम बताएगा, 5 ग्राम बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू रहने वाला है। कभी इस पेन का मास -50 ग्राम हो सकता है क्या? डेफिनेटली नो। ओके, क्योंकि फोर्स मतलब मास से क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, इस कारण वो निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी हो तो हमेशा याद रखिएगा वो पॉजिटिव ही होगा, अगर रहा तो, नहीं तो जीरो हो सकता है, लेकिन ऑलवेज वो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल द वेक्टर क्वांटिटीज मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ओके, मतलब वेक्टर क्वांटिटी एक तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ओके, जैसे डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आप ले सकते हो। ओके, तो ये सेकंड डिस्टिंग्विश है, राइट दिस पॉइंट आल्सो बिलो द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, स्केलर क्वांटिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। On the other hand, vector quantity may be positive, negative or zero. Okay, so this is the second distinguished point. Okay, now after this third distinguished point लिखिएगा आप। देखो आप थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ लो इसे, ये एक अलग पैरामीटर है, थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है स्केलर्स और वेक्टर्स का। वेक्टर क्वांटिटी रहने के लिए है ना, नो डाउट क्वांटिटी को डायरेक्शन तो चाहिए, लेकिन इस डायरेक्शन ने वेक्टर के लॉज को ओबे करने को होना। ओके, मतलब कोई भी अगर क्वांटिटी वेक्टर है ना तो इसके कुछ लॉज होते हैं,
वो लॉज अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी ओबे करता है तभी उसे वो वेक्टर कहलाता है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन है वो सभी के सभी वेक्टर नहीं होते हैं। ओके, फिर से एक बार समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से समझ लो। जो क्वांटिटी को डायरेक्शन है वो सभी के सभी वेक्टर्स नहीं होते हैं। ओके, वो डायरेक्शन मतलब वो क्वांटिटी ने कुछ लॉज वेक्टर्स के ओबे करने को होना, तभी हम उस क्वांटिटी को वेक्टर कह सकते हैं, अदरवाइज हम उस क्वांटिटी को वेक्टर नहीं कह सकते। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा इस कंसेप्ट को। जो क्वांटिटीज को डायरेक्शन होता है लेकिन वो वेक्टर के लॉज ओबे नहीं करता है, ओके, ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर नहीं कहते हैं। ओके, मतलब जो क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन अगर वेक्टर के लॉ ओबे करे, मतलब वो क्वांटिटी अगर वेक्टर के लॉज ओबे करता है, at that time only we can able to say the quantity as a vector quantity. Okay, otherwise such a type of quantities are called as टेंसर क्वांटिटी। कुछ रेफरेंस बुक में आपको टेंसर क्वांटिटी का रेफरेंस मिलेगा, तो कुछ रेफरेंस बुक में आपको उन क्वांटिटीज को स्केलर कहा जाता है। ओके, मतलब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। इसका एग्जांपल है सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन ये एग्जांपल आपको पता नहीं होंगे। ओके, इससे एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपको हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, तो डेफिनेटली आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन होता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आपने देखा होगा जरूर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी मूव कर सकते हैं, उसके अपोजिट सेंस में उसका डायरेक्शन होता है, तो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है करंट को। ओके, करंट क्वांटिटी हैविंग द डायरेक्शन रैंडम इन नेचर, उसका डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकता है, रैंडमली हो सकता है, उसका डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कहां पर है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हमारे फिजिक्स में टेंसर क्वांटिटीज कहा जाता है। पूरे हमारे फिजिक्स के सेक्शन में करंट को डायरेक्शन है, ऐसा नहीं कि करंट डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वो फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वी कैन से द करंट फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट ओबेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ मतलब जो होते हैं वेक्टर्स के, वो ओबे नहीं करता है करंट, इसी कारण वो टेंसर क्वांटिटी कहलाता है। मतलब डायरेक्शन होकर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और भी दो एग्जांपल इसके, सरफेस टेंशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन एंड इलेक्ट्रिक करंट, these are the three physical quantities which having direction but they are not vector quantities. Okay, why? Because these quantities do not obey the laws of vector. Okay, तो इसी कारण इन्हें टेंसर क्वांटिटीज कहा जाता है। तो यही पॉइंट आप लिख लीजिएगा। द फिजिकल क्वांटिटीज, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा मैं जो बता रहा हूं। द फिजिकल क्वांटिटीज which having magnitude and direction, the physical quantities which having magnitude and direction the physical quantity which having both magnitude as well as direction, okay, and if it obeys laws of vector, if it obeys laws of vector, and if it obeys laws of vector, then and then only it is a vector quantity. Okay, then and then only it is a vector quantity, otherwise it is considered as a tensor quantity, otherwise it is considered as a tensor quantity. अब इस क्वांटिटी का नाम है ना, आपको कुछ रेफरेंस बुक में मिलेगा, कुछ रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा। ओके, मतलब ऐसे क्वांटिटी को ज्यादातर स्केलर कंसीडर किया जाता है, इस कारण दो ही पार्ट में हम क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। टेंसर में रेयरली हम करते हैं। ओके, सो सच अ क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज अ टेंसर क्वांटिटी। ओके, तो ये टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट लाइन में लिखो, टेंसर क्वांटिटीज हैविंग some direction, tensor quantities having some direction, but it do not obeys the
it do not obeys the laws of vector, but it do not obeys the laws of vector. एग्जाम्पल लिखो टेंसर क्वांटिटीज के जो बताए थे मैंने. राइट द एग्जाम्पल ऑफ टेंसर क्वांटिटीज. इलेक्ट्रिक करंट, कॉमा सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिक करंट, कॉमा सरफेस टेंशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ये क्वांटिटीज आपको आगे सिलेबस में आएंगे. एट दैट टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये क्वांटिटीज होते क्या है और इनका फॉर्मूला और जो भी कंसेप्ट रहेगा वो हम एट दैट टाइम देख लेंगे. ओके तो यहाँ पर जस्ट एक डिस्टिंग्विश हुआ है स्केलर क्वांटिटीज कौन से होते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन से होते हैं उनका. अभी हमें इस टॉपिक में आगे किस क्वांटिटी की ओर जाना है, वेक्टर क्वांटिटीज की ओर. ओके तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम देखने वाले हैं. राइट द नेक्स्ट बिट दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. तो वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं. ओके तो एक एक करके देखना है हमें. सबसे पहले रहेगा नल वेक्टर. नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. नल और जीरो वेक्टर. ओके तो नल वेक्टर किसे कहा जाता है? अगर कोई क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो है, उसे नल वेक्टर कहा जाता है. जैसे एक ये डस्टर ले लो आप. ओके ये डस्टर रेस्ट पर है अभी, तो इसका जो वेलोसिटी का वेक्टर रहेगा उसे नल वेक्टर कहेंगे हम. ये जब वो होगा तभी वो वेलोसिटी वेक्टर जनरेट होगा, अदरवाइज उसका वैल्यू जीरो रहेगा. ओके तो कोई भी रेस्ट पर रहने वाले थिंग का जो वेलोसिटी वेक्टर रहेगा उसे हम नल वेक्टर कह सकते हैं. ओके तो नल वेक्टर समझ में आ गया. ओके मतलब ये कैसे इंडिकेट किया जाता है नल वेक्टर को समझ लो आप. ओके मतलब अगर एक वेक्टर है ए डैश और उसमें से हम वही वेक्टर माइनस कर रहे हैं तो जो क्वांटिटी रिमेन रहता है उसे नल वेक्टर कहा जाता है. ओके इसे जीरो डैश से डिनोट किया जाता है. ओके मतलब ये दोनों भी इक्वल एंड इक्वल वेक्टर्स है. ओके वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन नल वेक्टर आएगा. ओके तो इस वाइज नल वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं. ओके तो इसका डेफिनेशन लिख लो आप. द वेक्टर विच हैविंग zero magnitude, the vector which having zero magnitude in a particular direction, the vector which having zero magnitude in a particular direction is called null vector or zero vector. It's called null vector और जीरो वेक्टर. ओके तो इसे नल वेक्टर या फिर हम जीरो वेक्टर कहते हैं. ओके तो ये फर्स्ट वेक्टर का टाइप हुआ. दूसरा वेक्टर रहेगा लाइट वेक्टर. ओके लाइट वेक्टर और ठीक है देखो अब तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं लाइट वेक्टर्स को. द टू वेक्टर्स विच हैविंग सेम डायरेक्शन, the two vectors which having same direction are called as light vectors. Okay दो वेक्टर को अगर डायरेक्शन सेम है तो उसको हम लाइट वेक्टर्स कह सकते हैं. जैसे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी. ओके ये दो लाइट वेक्टर्स हैं. ओके इसके जैसा ही और एक वेक्टर रहेगा अनलाइक वेक्टर. तो अनलाइक मतलब देखो अब अनलाइक वेक्टर क्या रहेगा, देखो अब सियर. तो सियर अनलाइक वेक्टर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन अगर रहता है, सपोज ये ए डैश और ये बी डैश है, तो इन दो वेक्टर्स को हम अनलाइक वेक्टर्स कह सकते हैं. ओके तो पहले हेडिंग दो लाइक वेक्टर्स. इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एज लाइक वेक्टर्स. इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज लाइक वेक्टर्स. ओके और तीसरा लिखो आप, इफ टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एज, if two vectors having opposite direction then it is called as unlike vectors. okay यहाँ पर उनका मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, कम ज्यादा रहा तो भी चलेगा. देखो यहाँ पर ओके सिर्फ डायरेक्शन वाइज उसे हम कहते हैं लाइक या अनलाइक.
सेम डायरेक्शन हो तो लाइक वेक्टर्स, अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो तो अनलाइक वेक्टर। लाइक दैट इन्हीं दो वेक्टर्स की तरह और एक दो वेक्टर्स के टाइप्स आते हैं और उन्हें कहा जाता है, फोर्थ वाला वेक्टर रहेगा हमारा जिसका नाम है इक्वल वेक्टर। ओके, इक्वल वेक्टर। और फिफ्थ वाला रहेगा निगेटिव वेक्टर। ओके, तो इक्वल वेक्टर किसे कहना है? इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी अगर सेम हो तो उसे इक्वल वेक्टर कहा जाता है। ओके, जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों का देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसी कारण इन दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ओके, अब देखो अगर सपोज ऐसा कुछ दिया जाए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसी कारण ये एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स है। मतलब ए बी का निगेटिव वेक्टर है और बी ए का निगेटिव वेक्टर है। ओके, तो दोनों भी हम कह सकते हैं। ओके, सो दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉल्ड एज द निगेटिव वेक्टर। ओके, तो लिख लीजिएगा इसे, इक्वल वेक्टर्स और निगेटिव वेक्टर्स का डेफिनेशन। इफ टू वेक्टर्स, इफ इक्वल वेक्टर्स का डेफिनेशन मैं यहां पर बता रहा हूं। इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड if two vectors having same direction and same magnitude, okay, if two vectors having same magnitude and same direction, then it is called as equal vector, then it is called as equal vector। okay, और ये जैसे डायग्राम निकाल रहा हूं मैं वैसे डायग्राम निकाल लीजिएगा, फिर आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ओके, if two vectors having same magnitude and same direction then it is called as equal vector। अब निगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन लिखो। the negative vector of a given vector, the negative vector of a given vector, the negative vector of a given vector is the vector which having same magnitude, is the vector which having same magnitude but is the vector which having same magnitude but opposite direction to that of the given vector, but opposite direction to that of the given vector। okay, so this is the example of negative vector। okay, तो ये एग्जांपल आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहां तक समझ में आ गए। नियर बाय 5 वेक्टर्स के टाइप्स यहां पर हमारे खत्म हो गए। ओके, इज इट क्लियर एंड इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? सभी को ये समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? जस्ट टाइप्स देख रहे हैं हम वेक्टर्स के एक एक करके। तो नेक्स्ट टाइप रहेगा आप टाइप नंबर 6 वेक्टर्स का। फिफ्थ वाला डेफिनेशन रिपीट करना है, ठीक है। द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is the vector, the negative vector of a given vector is the vector which having same magnitude, is having same magnitude and opposite direction to that of the given vector, opposite direction
टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। ओके, तो यहां तक 5 वेक्टर्स के टाइप्स मैंने आपको बताए। नाउ सी हियर सिक्स्थ वन लिख सकते हैं हम कोलिनियर वेक्टर। ओके, तो सी हियर कोलिनियर वेक्टर्स किसे कह सकते हैं हम? ओके, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो, ओके, एक ही लाइन में डायरेक्टेड हो, तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। ओके, तो इनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ओके, अब देखो कोलिनियर वेक्टर का एक स्पेशलिटी होता है और इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं? अगर हम इन दो वेक्टर्स को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं ना, तो कोई हमें स्केलर कांस्टेंट मिल जाता है, वो वेक्टर नहीं मिलता है। मतलब ये कोलिनियर वेक्टर का एक स्पेशलिटी होता है। ओके, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है या नहीं है, ये कैसे चेक करना है? अगर हम ए को बी से या बी को ए से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो फिर हमें एक स्केलर कांस्टेंट मिल जाता है। ओके, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगा, आइदर ये फ्रैक्शन होगा या फिर एक इंटीजर होगा। ओके, तो ऐसा कुछ हमें स्केलर कांस्टेंट मिल जाता है। ओके, अगर हम ये दो वेक्टर्स को डिवाइड करते हैं तो कहना है कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स है। ओके, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ये जो वेक्टर रहेगा, ओके, ये अगर 2i कैप प्लस 3j कैप है, ओके, तो इस वेक्टर का एक आइडिया वाइज वैल्यू क्या रहेगा? देखो अब 4i कैप प्लस 6j कैप, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ओके, तो देखो अब अगर यहां से मतलब इस वेक्टर को अगर हम इस वेक्टर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? फिर देखो 4i कैप प्लस 6j कैप, ओके, डिवाइडेड बाय 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, तो ऊपर से हम अगर 2 कॉमन आउट करते हैं तो क्या मिलेगा? फिर 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, और नीचे भी क्या आएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, तो फिर ये कट हो जाता है और फाइनली आपको आंसर सिर्फ स्केलर मिलेगा। ये आई कैप जे कैप क्या होता है ये बाद में आपको बताने वाला हूं मैं, जस्ट एक समझ लो। ओके, कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर कर रहा हूं कि अगर हम दो वेक्टर्स को अगर डिवाइड करते हैं जो कोलिनियर है, तो हमेशा वो डिवाइड करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगा, वो आई और जे के टर्म में नहीं रहेगा। ओके, मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज द कांसेप्ट रिलेटेड टू द कोलिनियर वेक्टर्स। लिखो अब इनका डेफिनेशन। इफ टू वेक्टर्स lies along the same line, if two vectors lies along the same line, then it is called as collinear vector. If two vector lies along the same line is called as collinear vectors. Okay, और इसके आगे लिख लेना, the ratio of two collinear vector is a scalar constant. The ratio of two collinear vector is a scalar constant. Okay, write this. The ratio of two collinear vector is a scalar constant, जिसे हम k से डिनोट करते हैं. Okay, so is it clear to all of you? Any problem? नेक्स्ट लिख लो आप 7th वन, सिंपल है, कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर, ओके, मतलब आपको पता होगा अलग अलग प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन. ओके, तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये अगर सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इन दो ये एक्स वाई प्लेन के बीच में जो भी वेक्टर्स रहेंगे उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं. जैसे ये ए बी सी कैसे भी क्यों ना डायरेक्शन हो इनका, अगर ये एक ही प्लेन में सिचुएट करते हैं, सो दिस ए बी सी आर द कोप्लेनर वेक्टर्स. ओके, तो लिखो आप, इफ द वेक्टर्स जल्दी लिख लीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं बताता हूं, लेकिन लेक्चर का टाइम बहुत कम बचा है, तो डेफिनेटली इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो लिखो आप, if two vectors having are lie in the same plane, if two vectors are lie in the same plane, then it is called as coplanar vector. If two vectors lie in the same plane are called as coplanar vectors. Okay, अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, कोई भी प्लेन क्यों ना हो, एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कह सकते हैं. तो यहां तक 6
सेवंथ वेक्टर के टाइप्स हो गए। ओके, और भी देखते हैं हम, लेकिन लेक्चर का टाइम बहुत कम बचा है और सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि लेक्चर खत्म होने के बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली इसे कन्वर्ट करने में 2-4 मिनट का टाइम चला जाएगा। ओके, तो उसके बाद ही मैं न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये लेक्चर कन्वर्जन होते वक्त मैं लेक्चर फिर से दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, इस कारण 2 मिनट जस्ट वेट कीजिएगा लेक्चर खत्म होते ही। ओके, आप तब तक ये जो भी 7 टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़ा है उसे एक बार रीड कीजिएगा। 5 मिनट के बाद मैं लॉग इन करने को कहूंगा आपको, एट दैट टाइम आप फिर से लॉग इन कीजिएगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा जस्ट। ओके, उसके बाद 11:43 हुआ है टाइम। ओके, 11:50 को दोबारा लॉग इन कीजिएगा, ठीक है। जो भी डेफिनेशन रिपीट बताने में बताऊंगा, अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो 11:50 को दोबारा लॉग इन कीजिएगा। 5 मिनट मुझे रिकॉर्डिंग कन्वर्ट करने में वक्त लग जाएगा। ओके, सो थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट।